बाजार में इंटरेस्ट तो होगा आपको। साल दर साल हमारी जीडीपी 13 से 14% बढ़ती थी। पे अगर 15% 17% बनता है तो बढ़िया बात है। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको सरप्राइज होएगा। ग्रोथ हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है। गवर्नमेंट 10-12% दे रही है तो लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाएंगे? लेकिन खाली बने रहो मार्केट से, बाहर नहीं जाने का। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं सलील सर का, लक्ष्मी श्री पूरी टीम, शिवेंद्र जी का थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सभी से बात करने का मौका दिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोग सुबह सुबह संडे के दिन अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। तो मैं तो केवल आप लोगों को मिलने आया हूँ, इसके बाद तो मैं फ़्लाइट लेके वापस जा रहा हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। अभी का जो पिछले थोड़े समय से जो मार्केट का माहौल है, उसमें दो तीन चीज़ें जो, जैसे हम हर जगह पे ट्रैवल करते हैं, निवेशकों को मिलते हैं, बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो हमेशा यही रहता है कि भाई लोगों का मूड कैसा है। करेक्ट। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं? मतलब चाहे आप म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं? तो मैंने जानबूझ के सवाल पूछा है क्योंकि मेरे को पता है कि अभी लक्ष्मी श्री के ऑफिस में आप आए हैं, यहाँ पे सलील सर से डील करते हैं, और सुबह सुबह यहाँ पे सुनने के लिए आए या मेरे को बुलाया, तो इक्विटी में आपको, शेयर बाजार में इंटरेस्ट तो होगा आपको। लेकिन ये जानने के बावजूद मैं जहाँ पे भी जाता हूँ हमेशा मैं ये सवाल पूछता हूँ। फिर भी अगर मैं 1 साल के बाद यहाँ पे आऊँगा फिर से मैं ये सवाल पूछूंगा। सिंपल चीज जानने के बावजूद क्यों पूछता हूँ मैं? मतलब, और मैं तो, आप मेरे को अभी मिले हैं, फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे या शायद नहीं भी मिलेंगे, तो मैं तो, लेकिन ये सवाल जितने लोग को जितनी बार मिलता हूँ ना, जहाँ पे भी मेरा कहीं पे समझो ऐसे टॉक होता है, भाषण होता है, मैं हर जगह पे ये सवाल जरूर पूछता हूँ, और पिछले 6-7 साल से पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल। और ये जानने के बावजूद कि भाई जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे इक्विटी वाले होते हैं, फिर भी मैं पूछता हूँ ये सवाल। आपको पता है क्यों पूछता हूँ मैं? क्यों पूछता हूँ आपको क्या लगता है? नहीं, क्योंकि कितने लोग अपना हाथ उठाते हैं, कितनी जल्दी हाथ उठाते हैं, आधा उठाते हैं कि पूरा उठाते हैं, उससे मेरे को पता चलता है लोगों का मूड कैसा है। कई बार क्या होता है, कई बार ये होने के बावजूद लोग हाथ नहीं उठाते हैं, बोलते भैया हम भूलने की ट्राई कर रहे हैं, तुम याद क्यों दिला रहे हो? ऐसा भी होता है ना, मूड होता है ना लोगों का। तो अभी क्या है, लोगों का मूड ठीक है, अभी लोगों का मूड ठीक है, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है कई बार लोगों का मूड बहुत खराब होता है। बोलते हैं भाई भूलने का हमको है, तुम अपना एक काम करो, भाषण देना है, भाषण दे के निकलो, ये सब पूछो मत हमको अभी। अब भाषण होने के बाद हम तय करेंगे हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं। राइट, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी का जो माहौल है ना, इसमें क्या है कि जिसको कुछ नहीं पता है वो भी बोलता है मार्केट बहुत चल गया, मार्केट बहुत महंगा हो गया। करेक्ट। मतलब अभी आप समझो, कोई किसी को कोई पूछेगा कि भैया क्या चल रहा है बाजार में, तो बोलेगा अरे बहुत चल गया, बहुत महंगा हो गया। ऐसा जिसको कुछ नहीं पता वो भी बोलता है बहुत महंगा हो गया। करेक्ट, ऐसा है ना, मतलब बहुत चल गया, बहुत चल गया। ऐसा आप ट्विटर पे देख लो, सोशल मीडिया में देख लो, न्यूज़ में देख लो, अभी गिरा के तभी गिरा। राइट। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि बाजार है ना, हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार हर साल 15% गिरता है। इस साल अभी तक गिरा नहीं है, मालूम है ना। अपने ऊपर के लेवल से एक बार 15% जरूर गिरता है हर साल। आप जाके हिस्ट्री में देख लो, कभी ज़्यादा गिरता है, कभी 1-2% कम गिरता है, लेकिन हर साल ऊपर के लेवल से एक बार 15% गिरता है। हर साल कारण अलग होता है, लेकिन एक बार गिरता जरूर है। और दूसरा चीज, कभी 1.5 साल में, कभी 3 साल में, औसतन हर दूसरे साल में बाजार एक न्यू हाई भी बनाता है। ठीक है। तो आप सोचो कि पूरा का पूरा टेलीविजन, पूरा का पूरा एक कारोबार चल रहा है ये समझने समझाने के लिए कि कब गिरेगा और कब घटेगा और कब बढ़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है, आप कितना ही फोरकास्टिंग कर लो, आप कितना ही ज्ञान किसी को दे दो, हकीकत क्या है, हर साल ऊपर के लेवल से एक बार 15% गिरता है। और औसतन, मतलब कभी 18 महीने में, कभी 3 साल में, लेकिन औसतन हर दूसरे साल में नया हाई भी बनाता है। मतलब क्या, बाकी सब सर्कस है, क्योंकि ऐसा तो होता ही है। राइट। तो जो लोग जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह में होते हैं ना,
उनको ऐसे समझ में आता है कि जैसे बाजार में वॉलेटिलिटी बोलते हैं ना, ऊंच नीच होती है, वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो वॉलेटिलिटी इज अ फीचर नॉट अ बग। मतलब वॉलेटिलिटी जो है वो बाजार का काम करने का तरीका ही है, वो गलत नहीं है, वो वैसे ही काम करता है। जैसे आप कभी कभी हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे मैं मुंबई से नासिक जा रहा था एक बार, गाड़ी अभी तो 50 का होने लगा हूँ, मैं गाड़ी स्लो चलाता हूँ, पहले बहुत फास्ट चलाता था। तो एक बार मैं मुंबई से नासिक गाड़ी चला रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप फास्ट चला रहे हो, आगे बहुत ट्रक वक वगैरह है आपके, राइट? तो बीच में समझो बहुत ट्रक स्लो चल रहे हैं, आप बहुत हॉर्न मारते हो, कभी लेफ्ट से काटते हो, कभी राइट से काटते हो। तो ऐसा मैंने बहुत कोशिश किया एक ट्रक को ओवरटेक करने का, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, लेकिन वो उस तरीके से रास्ते के बीच घाट का मामला है, रास्ते के बीचों बीच स्लो स्लो चल रहा है अपना, मैं कभी हॉर्न मार रहा हूँ, कभी लेफ्ट कर रहा हूँ, कभी राइट कर रहा हूँ, कभी डिपर दे रहा हूँ, उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं सोचा भाई चलो ठीक है, जब रास्ता मुड़ेगा तब देखेंगे। तो मैं स्लो हो गया, ट्रक के पीछे पीछे चलने लगा। बाद में मेरा जो गुस्सा था वो अचानक ठंडा हो गया। क्यों पता है? तो ट्रक के पीछे लिखा था ये तो ऐसे ही चलेगी। आपने देखा होगा, ऐसा बहुत जगह पे लिखा होता है, कभी कभी ट्रक पे लिखा होता है ये तो ऐसे ही चलेगी। तो मार्केट ऐसा ही है, आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो, अभी बहुत चल गया, अभी गिरेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हर बार कारण अलग मिलता है, कारण हर बार अलग होता है, लेकिन हर साल एक बार 10-15% गिरता है और हर दूसरे तीसरे साल में न्यू हाई भी बनाता है। तो वो मेंटली आपको ध्यान में रखने का है। हाँ, कभी कोई बोलेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, कभी कोई बोलेगा तेल का दाम बढ़ने वाला है, कभी कोई बोलेगा अमेरिका में इलेक्शन आने वाला है। कारण हमेशा अलग अलग मिलेगा, लेकिन बाजार ऐसे ही चलता है। ये पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरा चीज़, जैसे अभी अगर आप देखेंगे ना, तो हर कोई आपको ये बोलेगा कि बाजार बहुत चल गया है, बहुत महंगा हो गया है। अभी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखने का है कि कोई माने या नहीं माने, और आपको ऐसा एक्सप्लिसिटली बोले या नहीं बोले, हकीकत क्या है कि जितने लोग भी बोलते हैं ना कि बाजार बहुत चल गया है, वो कहीं ना कहीं 2020 का मामला अपने ध्यान में रख के बोल रहे हैं। मतलब कि जैसे कहीं पे एक बहुत बड़े आदमी है, उसने ट्विटर पे डाल दिया, टीवी में आके भी बोल दिया कि भाई 4 साल में 3 गुना बढ़ गया। ऐसा बोलते हैं ना, 4 साल में मतलब हकीकत है ना भाई, अभी 25-26 हज़ार के आसपास चल रहा है। तो मार्च 2020 जब आया तब 8,700 था, नीचे से नीचे लेवल में। तो ये बात तो सही है, 4 साल में 3 गुना हो गया। तो जो भी बोलता है ना कि भाई बहुत चल गया, उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि 4 साल में 3 गुना बढ़ गया, इसलिए अति हो गई, बहुत चल गया। करेक्ट। अब आप एक चीज सोच के बताओ मेरे को, जब कोविड हुआ, कोविड का जब मामला हुआ तब 8,700 गया ना। तो कोविड आने के पहले निफ्टी का लेवल कितना था? फरवरी 2020 में निफ्टी का लेवल करीब करीब 12,490 तक गया था। 20 फरवरी 2020 को सबसे ऊंचे का लेवल था, तो समझो 12,490 के आसपास, ठीक है। उसके बाद कोविड का मामला पूरा चलने लगा। तो जब कोविड की बात सामने आई तो एक महीना के अंदर 38% गिर गया, खराब से खराब समय में 8,700 आ गया। अब आप ये याद करो कि जब वो 8,700 आया, 8,700 जब आया, तब लोगों का क्या मानना था बाजार के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, कंपनियों के बारे में, हमारे कारोबार के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। जब 8,700 आया, डर के मारे बाजार 40% गिर गया। देखिए, एक महीना में 40% गिरना बहुत बड़ी बात है। जब अचानक से इतना पैनिक हुआ, इतना जोर से गिरा, तो सब लोगों का क्या मानना था, सब लोग क्या सोच के चल रहे थे कि इतना जोर से गिरा? क्या था लोगों के दिमाग में, क्या चल रहा था तभी? क्या सोच रहे थे सब लोग ये सोच रहे थे कि कोविड का जो केस फेटालिटी रेट है 5% होएगा। ऐसा मानते थे ना लोग। जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, इतने लोग मर गए, ये सब चीज़ों की बात होती थी। लोगों का मानना था कि भाई वैक्सीन आने में तो 10 साल लगता है। करेक्ट। फिर लोगों का ऐसा मानना था कि भाई ये जितनी बैंकें और एनबीएफसी है ये तो सब डूब जाएंगी। पता है, आरबीआई का आया था टीवी में कि भाई ये लोग ईएमआई नहीं मिलेगा तो एनपीए करार मत करना किसी को। मोरेटोरियम था ना, मोरेटोरियम, राइट। बैंकों को बोला गया था कि सब लोन वगैरह डिफॉल्ट मत कराओ। करेक्ट। फिर आपको याद होएगा कि सब ऑफिसें बंद हो गई थी, एयरपोर्ट बंद हो गए थे। तो जब 8,700 आया, तभी बाजार जब इस कदर गिरा, देखिए बाजार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आमतौर पे जनता कुछ सोचती है, उसके अनुसार बाजार ऊपर या नीचे जाता है ना। क्योंकि बाजार क्या है, जितने लाखों करोड़ों लोग बाजार में बाइंग सेलिंग करते हैं, कुल मिला के सबका जो उसका निष्कर्ष बनता है वही बाजार है ना। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, उसके अनुसार भाव चलते हैं।
अगर 40% गिर गया एक महीने में, तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते थे कि अभी अगला डायनासोर हम ही लोग बनने वाले हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा मानना था ना लोगों का। तो 8,700 जब आया तो क्या माना लोगों ने कि 5% लोगों की जान चली जाएगी, वैक्सीन तो आएगा नहीं, 10-10 साल लगते हैं वैक्सीन आने में, बैंकें तो सारी डूब जाएंगी, हम सब 2 साल घर पे बैठे रहेंगे, ये सारे होटल, हवाई जहाज और ये एयरपोर्ट और कारोबार और ऑफिसेज और फैक्ट्रियाँ ये सब बंद रहेंगी साल 2 साल। ये सोच के 8,700 आया, ये सोच के सब लोग बिकवाली कर रहे थे ना। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करके 8,700 हुआ था, वो वर्स्ट केस हुआ क्या? जिस चीज का लोगों को डर था उसमें से कोई भी चीज हुई क्या? असल में नहीं हुई ना। तो कोविड के पहले फरवरी 2020 में 12,400 था और अक्टूबर नवंबर आते आते तो फिर से 12-12,500 हो गया। तो थोड़े समय के लिए वर्स्ट केस इमेजिन मतलब कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, अभी हम ही सब डायनासोर बनने वाले हैं, ऐसा सब सोच के एक बार गिरा, फिर वो खराब से खराब चीजें जो बाजार सोच रहा था वो हुई नहीं, तो फिर से रिकवर हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि भाई जो 8,700 आया, क्या वो एक फंडामेंटली साउंड लेवल था क्या? जो चीजें सोच करके बाजार वहां पे गया था वो चीजें तो हुई नहीं ना। तो पहले भी 12,000 था, उसके बाद 3-4-6 महीने में फिर 12,000 के ऊपर आ गया। तो बोलने वाली बात क्या है कि अगर आपको अभी बाजार महंगा है या सस्ता है, इसका अगर आपको अनुमान लगाना है तो मेहरबानी करके मार्च 2020 के रेफरेंस पॉइंट से अपना काउंटिंग चालू मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग बोलते हैं ना कि बाजार बहुत चल गया है, वो कहीं ना कहीं पे अपना मेंटल अकाउंटिंग 2020 का चल रहा है उनके यहाँ पे। आप 2020 के पहले देखो या 2020 के बाद में देखो, क्योंकि 2020 में जो चीजें लोग सोचते थे वो तो हुई नहीं एक्चुअली, करेक्ट। तो अब आप देखो कि 2019 या कोविड के बाद नवंबर 2020 दोनों समय मार्केट 12-12,500 पे था, अभी समझो 25,000 है। तो कितना हुआ? 4 साल ले लो या 5 साल ले लो, मार्केट कितना हुआ है? डबल हुआ है ना। तो 5 साल में डबल होगा तो 14.5% रिटर्न है, और 4 साल में डबल हुआ तो 18% रिटर्न है। तो ये कोई अच्छा रिटर्न है। निफ्टी पे अगर 15% 17% बनता है तो बढ़िया बात है, लेकिन ये कोई बबल वाला माहौल नहीं है कि भाई अचानक अति हो गई, कमाल ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहला तो ये चीज अपने को समझना चाहिए। 2019 में 11-12 हज़ार निफ्टी था, सेंसेक्स 37-38 हज़ार। अभी 5 साल हो गए, अभी निफ्टी 25,000 है, सेंसेक्स देखोगे तो जो 82,000 83,000 जो भी नंबर है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये डेटा क्या दिखाता है आपको कि पिछले 4 साल ले लो या 5 साल ले लो, मार्केट डबल हुआ है, करेक्ट। और अगर आप पिछले 5 साल लोगे तो सेंसेक्स का रिटर्न 17% कंपाउंडेड है। अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2024 सेंसेक्स का रिटर्न 17% कंपाउंडेड है 5 साल का। लेकिन सेंसेक्स का रिटर्न 17% है, सेंसेक्स की जो कंपनियां है उसका मुनाफा भी 17% बढ़ा है, समझे। जैसे अंग्रेजी में बार बार लोग एक कहावत बोलते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब हम जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने से हमको क्या मिलता है? कंपनियों का जो मुनाफा है उसकी भागीदारी हमको मिलती है, करेक्ट। तो पिछले 5 साल में इंडेक्स का दाम डबल हुआ है, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा भी डबल हुआ है, करेक्ट। समझो यहाँ पे पास में कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, वो कमर्शियल बिल्डिंग में समझो कि भाड़ा मिल रहा है। अगर 5 साल में भाड़ा डबल होएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, बिना मतलब तो बढ़ेगी नहीं, करेक्ट। तो बाजार का भी चलन ऐसा ही है, जितना कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है उतना ही मार्केट भी चला है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अति हो गई है ऐसा नहीं है। कहाँ पे बहुत चल गया, क्या महंगा हो गया, वो अलग बात है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई बहुत चल गया, बहुत महंगा हो गया, क्योंकि डेटा क्या दिखाता है? डेटा ये दिखाता है कि आपको कोविड में थोड़े दिन के लिए 40% गिर गया, वहां से गिनती नहीं शुरू करनी है। वो तो थोड़े दिन के लिए एक माहौल बना था, वो जो वर्स्ट केस चीजें लोग सोच रहे थे वो हुई नहीं। तो उसके पहले या उसके बाद से आप देखिए 5 साल में बाजार भी डबल हुआ है, कंपनियों का मुनाफा भी डबल हुआ है, ये पहली बात है। दूसरी चीज है, आपने बहुत सारे जगह पे ये सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया में, टेलीविजन में ऐसी बहुत बात होती है कि हमारे बाजार में बहुत सारे जवान लोग मार्केट में जुड़ रहे हैं, राइट। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई 2020 के बाद बहुत जवान लोग मार्केट में आ गए,
डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, एफएनओ खोल रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, करेक्ट। और अमूमन ऐसा बोला जाता है कि भाई ये तो सब 2020 के बाद आए हैं, इन्होंने तो बाजार में तेजी देखा है, इनको मंदी तो पता नहीं है, बाजार गिरेगा तो भाग जाएंगे, ऐसा सब सुना है आपने? ऐसी चर्चा होती है ना बहुत। अभी आप ये डेटा देखोगे आपको समझ में आएगा अपने बाजार का है ना। हमारे बाजार में प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई जवान लोगों ने मंदी नहीं देखा है, हमारे बाजार में प्रॉब्लम ये है कि अनुभवी लोग तेजी भूल गए हैं। समझा आपको? प्रॉब्लम ये नहीं है, ये बात सही है कि जितने जवान लोग हैं उन्होंने शायद मंदी नहीं देखा होगा, या जो लोग 2020 के बाद जो लोग बाजार में आए हैं इन्होंने शायद मंदी नहीं देखा है, वो बात सही है। लेकिन जो अनुभवी लोग हैं ना, 20-20 साल से बाजार में है, वो लोग तेजी भूल गए हैं। क्योंकि पिछली बार तेजी कब आया था आपको पता है इंडिया में? और तेजी मतलब केवल शेयर बाजार का तेजी नहीं बोल रहा हूं मैं, आर्थिक व्यवस्था में तेजी। पिछले 25-30 साल का अगर आप हिस्ट्री देखते हैं बाजार का, देखिए ये चार्ट जो है ना, इसमें पिछले 32 साल का हिस्ट्री है। 1991 के पहले इधर कोई एफआईआई वगैरह नहीं होता था। और मैं आपको बता दूं इंडिया का सबसे बड़ा से बड़ा एफआईआई में एक व्हाइट ओक है। हम लोग बाहर के लोगों का 6.5 बिलियन, मतलब आप समझोगे करीब 55 से 60 हजार करोड़ गोरे लोगों का पैसा हम लोग इंडिया में लगाते हैं, करेक्ट। तो 91-92 के पहले कोई एफआईआई वगैरह नहीं था। 32 साल से मार्केट, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइज हुआ है, या मार्केट हमारा सेक्टर सारे खुल गए हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये चार्ट जो है आपको पिछले 32 साल का हिस्ट्री दिखाता है। अब इसमें आपको ग्रीन कलर का लाइंस दिख रहा है, ग्रीन कलर का बार ग्राफ दिख रहा है। वो जो ग्रीन है ना, वो सेंसेक्स की कंपनियों का मुनाफा है। जो ग्रीन कलर के बार्स हैं वो सेंसेक्स की कंपनियों का मुनाफा है, ठीक है। और एक ब्लू लाइन भी दिख रही है चार्ट में, वो ब्लू लाइन जो है वो सेंसेक्स का एक्चुअल मूवमेंट है, ठीक है। अभी आप देखो इसमें पिछले 20-25 साल का हिस्ट्री, आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। दो नहीं, तीन पार्ट में आप देखिए इसको। पहला आप देखिए जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, इसको मैं यहाँ पे, आप नीचे आपको दिख रहा है 2002, 2003, 2004, 2005, एक्स एक्सिस होता है ना नीचे, एक्स एक्सिस, उसमें ईयर्स लिखे हैं, ईयर्स 2001, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट। नीचे जो है ना, नीचे ईयर्स लिखे हैं 2001, 2002, 2003। हर साल में सेंसेक्स की कंपनियों का ईपीएस कितना था, या अर्निंग पर शेयर, या सेंसेक्स की कंपनियों का मुनाफा कितना था, वो हर साल का वहां पे दिया गया है। अब आपको तीन पार्ट में दिखेगा। आप देखो 2020 के बाद जितने भी ग्रीन कलर के बार्स हैं, 2020 के बाद यहाँ पे ये बड़ा उछाल दिख रहा है आपको, करेक्ट। 2020 के पहले आप देखो फ्लैट है सब, करेक्ट। और 2001 से 2008 देखो कैसा बड़ा है। तो आपको तीन भाग में दिखेगा। 2001 से 2008 अर्निंग में काफी बढ़त हुई। 2008-9 से 2021 कोई बढ़त नहीं है, मामला बिल्कुल फ्लैट है। और 2021 के बाद आप देखो फिर से बड़ा उछाल आया है, करेक्ट। अब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने 2008-9 से 2021, अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो बाजार में 2001 से जुड़े हुए हैं, बताओ मेरे को। 2001 से लगातार बाजार में जुड़े हुए हैं 10 लोग हैं, 10-15। कितने लोग ऐसे हैं जो बाजार में 2020 के बाद आए हैं, 2020 के बाद आए हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो 2009 के बाद आए हैं। समझो 2009 में चालू किया, 2010 में चालू किया, 2006 में चालू किया। अभी क्या है, ये सबका एक्सपीरियंस बाजार का अलग है। जो लोग 2020 से चालू किए ना, उनको लगता है भैया ये तो ऐसे ही चलता है, हर साल चलते रहेगा। जो 2010-12 से आए हैं ना, उनको लगता है भाई इधर तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं करते क्या है लोग, करेक्ट। और जो लोग 2001 या 2002 से आए हैं वो सब मंजे हुए हैं, उनको मालूम है ऐसे ही चलता है। जो मैंने बोला ना ये तो ऐसे ही चलेगी, वो इनको सब समझ में आता है, करेक्ट। अभी मेन पॉइंट क्या है, 2009-10 से लेके 2020-21 तक जो आर्थिक व्यवस्था का माहौल है ना, वो अपने को समझना चाहिए। अभी वो माहौल नहीं है। तो पुराना हिसाब पकड़ के अगर हम चलेंगे, अभी आप देखो टीवी खोल के आप देखोगे या कई लोगों को आप सुनोगे, जितनी बार निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाता है लोग बोलते हैं अरे अभी गिरेगा, बहुत हो गया, राइट। बहुत सारे फंड मैनेजर वगैरह टीवी पे आते हैं, वो बोलते हैं हमारा पोर्टफोलियो में 30% कैश पड़ा है। फिर लोग ताली बजाते हैं, अरे कमाल का आदमी है। अब भाई वो 1.5 साल से कैश लेके ही बैठा है,
अभी 1.5 साल में 17,000 का 26,000 हो गया, अभी 26 का 25 हुआ तो ताली बजा रहा है, देखो इनका 1.5 साल से कैश लेके बैठा है। अरे भाई मेरे 1.5 साल में पहले 50% ऊपर गया, फिर 5% नीचे आया, करेक्ट। सो बेसिक पॉइंट क्या है कि 2009 से 2021 पहले वो आर्थिक व्यवस्था आप समझो, और 2020-21 के बाद से क्या चेंज हुआ है उसको भी आप थोड़ा समझो, करेक्ट। और सबसे पहले तो मैंने 3 पार्ट में बोला, 2002 से 2008 अपन समझते हैं। अभी आप देखो इधर क्या बात हो रहा है कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, बड़े बड़े कानून पारित हो रहे हैं। 2002-03 में भी ऐसा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंकों का एनपीए क्लियर करने का सारा फेसी एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता को कनेक्ट करने वाला हाईवे, सारे ये दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद, बैंगलोर एयरपोर्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये सब बहुत 2002-03 से लेके 2007-08 तक इसी तरीके का माहौल तभी भी था। उन 4-5 सालों में क्या हुआ पता है आपको? हम लोग जीडीपी बोलते हैं ना, आर्थिक व्यवस्था। अभी मैं जीडीपी बोलूंगा तो आप समझ लो, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलूंगा तो किसी को नहीं समझ में आएगा। तो जो आर्थिक व्यवस्था है, साल का अपना पूरे हम सब मिलके एक साल में कितना उत्पादन करते हैं, एनुअल आउटपुट, राइट। 2002 से 2008 साल दर साल हमारी जीडीपी 13 से 14% बढ़ती थी, मतलब 8% जीडीपी का ग्रोथ और 5 से 6% महंगाई की वजह से उछाल। तो उन 5-6 सालों में जीडीपी 13 से 14%, जिसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, 13 से 14% जीडीपी बढ़ती थी हमारी। और कंपनियों का मुनाफा क्या होता है, जितनी भी कंपनियां हैं वो भी उसी जीडीपी में अपना आउटपुट मिलाती है ना। तो जब जीडीपी 13-14% ग्रो कर रही थी तो इन 6 सालों में कंपनियों का मुनाफा 20-22-24% साल दर साल बढ़ रहा था। अब समझो 23-24% मुनाफा बढ़ता है तो 3 साल में डबल, 6 साल में 4 गुना। तो 2001 से 2008 में कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया। जब मुनाफा 4 गुना बढ़ गया तो बाजार भी 6-7 गुना बढ़ गया। और बाजार का ये नॉर्मल टेंडेंसी है, अगर तेजी है तो बाजार में सब मान के चलते कि भैया अब तो तेजी रहेगा। तो अगर 3-4 साल 20% ग्रोथ आएगा तो बाजार में तो सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब माहिर है, सब लोग जितने लोग एक्सेल में काम करते हैं उनको पता है एक्सेल को आप ऐसा खींच देंगे तो आंकड़े कुछ अलग ही हो जाएंगे फिर, करेक्ट। तो वो 6 सालों में जब कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ा तो बाजार में ऐसा फीलिंग आया कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा। तो बाजार भी 6-7 गुना चल गया। वो चला 2008 तक। 2008 में अमेरिका में जो भी चीजें हुई, बाजार में भारी एक गिरावट आया। वो गिरावट आई, उसके बाद इंडिया में भी आप देखो 2009 से लेके 2021 तक हमारे आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ। आप जो भी आपने सब, हम सब अखबार तो सेम पढ़ते हैं, टीवी भी सेम देखते हैं, आपने सुना होगा तभी ये ऐसा मानते थे कि भाई टेलीकॉम का एक स्कैम हो गया, एक कोयले का स्कैम हो गया, बैंकों ने बहुत सारा कर्जा, पावर कंपनी, स्टील कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, बैंकों ने सब कर्जा दे दिया। वो सब कर्जे में 10 लाख करोड़ का एनपीए हो गया, पैसा वापस नहीं आया। फिर रिजर्व बैंक ने सारी बैंकों से वो क्लीन करवाया, कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया, कुछ बैंकों को गवर्नमेंट ने नया इक्विटी दिया। तो 2009 से क्या मामला चला, स्कैम, करप्शन, गवर्नमेंट चेंज, बैंकों का एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर, फिर कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी रेरा, फिर कभी जीएसटी, कभी चाइना का करेंसी डिवैल्यू हो गया, कमोडिटी का दाम गिर गया। कुछ लोगों को याद होगा 2016 में तेल का दाम $28 हो गया था, एल्यूमिनियम का दाम 60% गिर गया था, करेक्ट। फिर जीएसटी, फिर रेरा, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, फिर इतनी बड़ी आईएलएफएस नाम की संस्था डूब गई, फिर वो येस बैंक, ये सब डीएचएफएल, ये सारा 2019 में कांड हुआ, फिर 2020 में कोविड आया। तो 2009 से लेके 2021 का अगर आप मार्केट का चलन देखेंगे ना, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको सरप्राइज होएगा। जब 2008 में मार्केट का सबसे ऊपर का लेवल आया, अब मेरे को आमतौर पे सेंसेक्स याद नहीं रहता, मैं निफ्टी बताता हूँ आपको। 2008 में जब मार्केट का ऊपर से ऊपर का लेवल आया ना, तो निफ्टी 6250 पे था। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। 2008 में निफ्टी का ऊपर का लेवल था 6250, ठीक है। अभी 2-3 चीजें मैं आपको पूछता हूँ, आप मेरे को बताओ, जब अगस्त 2013 आया
ये करप्शन, गवर्नमेंट चेंज, रुपए का दाम 69 हो गया, $1 का 69 हो गया था 2013 में, करेक्ट? जब खराब माहौल आया, फिर वो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज वो डूब गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये सब स्कैम हुआ, करेक्ट? अभी जनवरी 2008 में निफ्टी 6250 था। किसी को याद है 2013 में निफ्टी कितना था? 2013 में निफ्टी का लेवल कितना था? खराब से खराब समय पे, कोई तो बोलो। निफ्टी का लेवल नहीं तो 13 से 14 के बीच में। आप सेंसेक्स बोल रहे हो भाई। मैं फिर से बोलता हूँ, जनवरी 2008 में 6250 था। अगस्त 2013 में 5200 अगस्त 2013 में। आप सोचो कितना सब कुछ हुआ होगा। 5.5 साल के बाद निफ्टी अपने ऊपर के लेवल से 1000 पॉइंट नीचे। फिर आपको याद दिलाता हूं मैं, ये सब डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ उसके पहले बोल रहा हूं मैं। 2016 में निफ्टी का खराब से खराब लेवल कितना था बताओ मेरे को। इसलिए ना बाजार का हिस्ट्री याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा महंगा क्या है सस्ता क्या है। फरवरी 2016 में निफ्टी का लेवल 6700 था। मतलब 8 साल और 1 महीना के बाद निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था खाली। 6250 से 6700, कितना? 8 साल और 1 महीना के बाद। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सरकार जीत के आई मई 2014 में, सेंटर में, यूपी में नहीं। सरकार जीत के आई मई 2014 में। उसके बाद निफ्टी का हाई बना 8900। वो कब बना? मार्च 2015 में। मार्च 2015 में 8900 था ना, कोविड में उसके भी नीचे था। 5.25 साल के बाद, 5 साल के बाद उसके नीचे। तो आप समझो 2008-9 से लेके 2021 तक ऐसा होता था कि भाई हर एक 1000-2000 पॉइंट के बाद फिर नीचे। इसलिए मैंने आपको ये सारे प्रॉब्लम गिनवाए ना, क्या करप्शन हुआ, क्या गवर्नमेंट चेंज हुई, बैंकों का मुनाफा, ये सब चीजें हुई। अब देखो इंडेक्स में 30% बैंकें हैं। अगर इंडेक्स में 30% बैंक है और किन्हीं 5 सालों में बैंकों का 10 लाख करोड़ का नुकसान होएगा तो कैसे चलेगा? तो ये पूरे समय में आप मानोगे नहीं, 2001-2 से 2008 तक मैंने बोला ना कंपनियों का मुनाफा 20 से 24% बढ़ता था। 2009 से 2021 तक कंपनियों का मुनाफा केवल 3 से 4% कंपाउंडेड रेट पे बढ़ा है। इसीलिए आप देखो बीच में थोड़ा समय ऐसा था जब सब बोलते थे कि भैया अभी तो खाली HDFC बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, यूनिलीवर यही सब चलता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जितनी भी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, रियल एस्टेट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकें, ये कुछ नहीं चल रहा था। अब 2020 आया। 2020 में क्या हुआ? पूरी आर्थिक व्यवस्था रीसेट बटन में आ गई और तब तक हमने आर्थिक व्यवस्था को पूरा क्लीन कर लिया, सारी बैंकें ये वो सब साफ कर लिया। अब 2020 के बाद आप देखो कितना, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर का जो दिखाया वो देखो कैसा बढ़ रहा है। आपको दिख रहा है पिछले 10 साल फ्लैट लाइन है, फिर 2020-21 के बाद बड़ा उछाल आया। तो अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट सस्ता महंगा इसके पीछे नहीं पड़ रहा हूँ मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर गया है, अभी तक अपन ने 2 बात करी है, ऊपर गया है तो जितना सोचते हैं उतना, जितना आपको लगता है उतना ऊपर नहीं गया है। अगर आप कोविड के बॉटम से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन कोविड के बॉटम में जो चीजें होने वाली थी वो हुई नहीं है, राइट? तो अगर आप 4 साल 5 साल देखते हैं तो मार्केट केवल डबल हुआ है। दूसरा बात, जब मार्केट डबल हुआ है तो कंपनियों का मुनाफा भी डबल हुआ है। और आपको ये जो तेजी दिख रही है ना, सब चल रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे सेक्टर, ये क्यों चल रहा है पता है आपको? क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, अगर कंपनियों का मुनाफा 20-25% के औसत से बढ़ रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप का मुनाफा 30-40% से ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनका दाम भी बढ़ेगा ना भाई, राइट? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मार्केट को कभी भी जनरलाइज मत करिएगा, और अगर टीवी म्यूट पे देखते तो म्यूट पे रखिएगा उसको। हाँ, ज्यादा एनालिसिस करना अच्छा है, लेकिन फिर एनालिसिस करने के लिए पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए।
केवल पिछले 2 साल का एनालिसिस करेंगे, बोलेंगे बहुत चल गया। या तो हिस्ट्री पूरा आपको पता होना चाहिए कि भाई कब क्या हुआ था, और अगर वो पूरा हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट इस तरीके से क्यों चल रहा है, उसके बहुत ही लॉजिकल रीजंस है ये, राइट। अभी तीसरे चीज पे आते हैं। आपने देखा होगा हर जगह पे अमृतकाल वगैरह का बात हो रहा है, करेक्ट। तो ये भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप समझो एक चीज, अभी तक मैंने क्या बोला, जीडीपी कितनी बढ़ती है, मुनाफा कितना बढ़ता है, उसके साथ मार्केट चलता है। अब किसी भी देश का जो जीडीपी होता है वो तो इस साल में हम सब ने मिलकर कितना उत्पादन किया उसकी बात हो रही है। किसी भी देश का जो जीडीपी होता है उसका ग्रोथ की जब हम बात करते हैं ना, तो ग्रोथ हमेशा 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला चीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, ठीक है। 2 ही चीज़ें होती है, कितने लोग हैं, कितना उत्पादन करते हैं, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी। समझे। जो ग्रोथ की हम बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारा नाम आता है, करेक्ट। फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारा नाम क्यों आता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो था हमारे पास, लेकिन 15 साल पहले हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे थे। अभी देश में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की संख्या है, उसको एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मतलब 0 से लेके 4 साल, 5 साल से 9 साल, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ऐसे 5-5 साल के ग्रुप में पूरे देश के पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। 70-75 साल के ऊपर आप देखोगे ना तो 2 करोड़ लोग हैं, 2-3 करोड़ लोग हैं। लेकिन अगर आप 15 साल की आयु से लेके 35-40 साल की आयु तक का देखोगे ना, तो हर एक 5 साल के ब्रैकेट में 11 से 12 करोड़ लोग हैं। समझा आपको। अगर अपने कंट्री में 20 से 24, 20 साल की उम्र से 24 साल की उम्र का अगर बैंड देखेंगे तो 12 करोड़ लोग हैं। 25 से 29 और 12 करोड़ लोग, 30 से 34 11.5 करोड़ लोग। इस तरीके से आपको उसका दिखेगा। अब आप मेरे को सोच के बताओ, 15 साल पहले, ध्यान से सोच के बताओ, भी क्या है, बुजुर्ग लोग कम है, यंग लोग बहुत सारे हैं और मिडिल एज के थोड़े हैं, करेक्ट। इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। 15 साल पहले ये चार्ट कैसे दिखता होगा, आप अपने माइंड में इमेजिन करिए। अभी ये चार्ट का एक शेप दिख रहा है आपको। चार्ट का शेप ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग कम है, जवान लोग बहुत सारे हैं और मिडिल एज के कुछ लोग हैं, करेक्ट। इसलिए चार्ट इस तरीके का दिख रहा है आपको। 15 साल पहले ये चार्ट कैसा होगा, 15 साल पहले कैसा होगा, बिल्कुल ट्रायंगल। मतलब कि बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बुजुर्ग और बीच में ऐसा बिल्कुल ट्रायंगल होगा 15 साल पहले। तो कई बार क्या होता है, लोग इंडिया का चाइना से कंपैरिजन करते हैं, हाँ। और लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया 1990 में तो चाइना और इंडिया सेम था, अब देखो चाइना कितना आगे निकल गया। वो सब सेम होगा, बराबर है, बट औसतन चाइना हमारे से 15 साल उम्र में बड़े हैं। समझा। हमारे यहाँ पे 140 करोड़ लोग को लाइन में खड़े करेंगे ना, 140 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे ना, तो 70 करोड़ पहुंचने पे जो बीच में बंदे को पाएगा उसकी उम्र 27 साल की है। चाइना में 27 नहीं है, वो अपने से 12-15 साल आगे है वो लोग। तो अगर आप 2 लोगों का, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक बास्केटबॉल का मैच खेलना है, बास्केटबॉल का मैच में 2 टीम खेल रही है। एक टीम में सारे लोग 16 साल के हैं, दूसरी टीम में सारे लोग 6 साल के हैं, कौन जीतेगा? 16 साल जीतेगा। 15 साल के बाद कौन जीतेगा? 15 साल बाद वो तो सब बुजुर्ग होने लगेंगे ना, ये लोग जवान होएंगे ना भाई, ऐसे होएगा ना। तो मैंने पहले क्या बोला, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ हमेशा मैथमेटिक्स में 2 चीज होता है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी। अब इसके पीछे बहुत अर्थशास्त्र है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कितने लोग हैं, कितना उत्पादन करते हैं। अब जो कितने लोग हैं उसका हिसाब तो है अपने पास, हिसाब करते उससे शायद थोड़े ज़्यादा ही होंगे, हाँ।
लेकिन कितना उत्पादन करते हैं ये किस पे निर्भर करता है बताओ मेरे को। कोई भी पॉपुलेशन है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये किस चीज पे निर्भर करती है बताओ मेरे को। पॉपुलेशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर क्या? एज। जब लोग 15 साल पहले इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे थे, तो ऑब्वियस है ना फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। लेकिन 15 साल के बाद इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे? वर्किंग एज। देखिए आप ध्यान से सोचेंगे ना, किसी भी कंट्री का ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूशन केवल वर्किंग एज के लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं काफी सारे वो रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बुजुर्ग अपना बिजनेस चलाते हैं, वो सब बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होंगे तो आर्थिक व्यवस्था में उनका कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होएगा, और जो बच्चे होते हैं वो भी आर्थिक व्यवस्था में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में कंजम्पशन करना, प्रोडक्शन करना, ये सब करता कौन है? जो 20 से 70 के बीच में वो लोग ही करेंगे ना। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बच्चे होंगे तो आर्थिक व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बुजुर्ग होंगे तो आर्थिक व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था आपकी कब बढ़ेगी? जब मैक्सिमम लोग वर्किंग एज में आएंगे तभी बढ़ेगी ना, करेक्ट? तो हर एक कंट्री का जो ग्रोथ होता है ना, प्रोग्रेस जो होता है ना हर एक कंट्री का, उसमें 20-25 साल का एक ऐसा समय आता है जब उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इसलिए आप अगर हिस्ट्री देखेंगे ना, वर्ल्ड वॉर के पहले इंग्लैंड और फ्रांस, वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका, उसके बाद जापान और जर्मनी, उसके बाद चाइना, दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ी है। तो अभी चाइना के बाद किसका नंबर है? हमारे बाद नहीं, हमारे से यंग अफ्रीका है, लेकिन हमारे से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि हम एक कंट्री में इतने लोग हैं, अफ्रीका में 50 कंट्री है, वो कंपेरेबल नहीं है, उसको छोड़ दो, राइट? सो आने वाला 15-20 साल जो गवर्नमेंट बोलती है ना कि अमृत काल, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो एरिथमेटिक और इकोनॉमिक्स है। और जितने लोग यहाँ पे 20 साल से बाजार में है ना, वो लोग अभी तक खाली ट्यूशन फी भरे हैं। आने वाले 20 साल में एक्चुअली सबका पैसा बनने वाला है। तो अभी जो आप ट्यूशन फी, नेट प्रैक्टिस जो कर रहे हो कर लो, आने वाले 20 साल में एक्चुअली यहाँ पे जो होने वाला है वो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसलिए कभी कभी देखते हैं तो लोग तो बोलते हैं ना बहुत चल गया, बहुत चल गया, इसलिए हंसी आती है। बहुत चल गया क्या मतलब है? चालू नहीं हुआ अभी तक, करेक्ट? अभी तो आने वाले 20-25 साल में वाकई में आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर, करेक्ट? अभी लास्ट चीज, पिछले थोड़े समय में क्या हो रहा है, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब पैसा चाइना में चला जाएगा, हमारा मार्केट गिर रहा है, एफआई क्या कर रहा है। तो आपको 2-3 चीज समझना चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज ये है, एफआई कोई ऐसा प्राणी नहीं है, हमारे जैसे ही है, हम लोग भी एफआई है। बाहर का म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, वही सब एफआई है। जैसे हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, आपके हमारे जैसे निवेशक है, जो हमारे यहाँ पे है वैसे ही है। वो लोग कोई मार्स से नहीं आते हैं, करेक्ट? लेकिन 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला चीज ये कि अगर अमेरिका जैसी कंट्री जब तेजी में होती है, राइट, अमेरिका जैसी कंट्री जब तेजी में होती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की है। अब पिछले 10-12 साल जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अमेरिका में तेजी चल रही थी। अब आप सोचो, जब इतनी बड़ी कंट्री में इतनी, अगर अमेरिका का मार्केट 10-12% रिटर्न देगा तो दुनिया भर के लोग इंडिया में क्यों पैसा डालेंगे? अमेरिका का मार्केट डॉलर में अगर 10-15% रिटर्न दे रहा है तो आपको इंडिया में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो पिछले 10-12 साल में क्या हुआ है कि अमेरिका में तेजी थी, अब वो लोग तेजी से मंदी की तरफ आ रहे हैं और हम लोग मंदी से निकल के तेजी में जा रहे हैं। तो एफआई फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी सही समय पे देखना चाहिए हम लोगों को, करेक्ट? अब आप देखोगे आने वाले समय में, अब आप देखो जुलाई, अगस्त और सितंबर सबसे ज्यादा एफआई फ्लो आया यहाँ पे। पिछले 3-4 दिन में चाइना में चलो कुछ गवर्नमेंट का पैकेज आया तो मार्केट चलने लगा। तो भाई ऐसे भी एफआई है जो केवल इंडिया में पैसा लगाते हैं, जैसे हम लोग केवल इंडिया में लगाते हैं। तो हमको अगर सारे दुनिया भर के निवेशकों ने पैसा दिया है इंडिया में लगाने के लिए और दिए जा रहे हैं तो इंडिया में लगेगा ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई सारा पैसा फंजिबल नहीं होता है कि इंडिया से निकल के चाइना चला जाएगा। इमर्जिंग मार्केट का फंड होता है,
उसमें चलो इंडिया में 20% लगा है, चाइना में 20% लगा है। कोई बोलेगा चलो इंडिया से 2% कम करके 2% चाइना में लगा दो। ऐसा मामूली ऊंच नीच होता है। लेकिन कुल मिला के आपको ये देखने को मिलेगा, आने वाले समय में एफआईआईज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। और रुपया जिस तरीके से, जैसे अगर आप रुपया $1 में 84.5, अब $1 का हो गया 83.5, थोड़े समय में आपको दिखेगा रुपया भी अप्रिशिएट करेगा। जब रुपया चलता है तो गोरों का और पैसा आता है, क्योंकि वो उनके लिए फायदा कारक होता है। करेक्ट, जब $1 देंगे तो 84 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन ले जाने के समय केवल 83 देने पे $1 मिलेगा। तो जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो इनका फायदा होता है, तो और पैसा आता है। करेक्ट। और चाइना में कुछ होने की वजह से हमारे मार्केट का अट्रैक्टिवनेस या हमारे मार्केट का ग्रोथ कोई कम नहीं होने वाला है। तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखो। पिछले थोड़े समय में मार्केट में ये डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एनर्जी, ये सब बहुत चला है, लेकिन निफ्टी कुल मिला के इतना नहीं चला है। अच्छा, निफ्टी के अंदर बैंकें देखेंगे, आईटी कंपनी देखेंगे, ईएसजी, गुड गवर्नेंस, गुड क्वालिटी, ये सब देखेंगे तो ये इतना नहीं चला है। तो मार्केट का कुछ हिस्सा बहुत चला है, मार्केट का कुछ हिस्सा बिल्कुल नहीं चला है, और निफ्टी ऑन एन एवरेज 15-17% चला है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब आप पिछले 3 महीने में देखो क्या हुआ है। जो पिछले 3 साल में चल रहा था वो नहीं चल रहा है। पिछले 3 महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन सा है? आईटी, कंज्यूमर, फार्मा। लेकिन पिछले 3 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है? डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, यही सब। तो मार्केट में क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि मार्केट में भारी करेक्शन होगा। इंडेक्स 1000 पॉइंट गिरा है, लेकिन डिफेंस 20% गिरा है और फार्मा 30% चला है। इसको भी करेक्शन ही बोलते हैं। करेक्शन होने के लिए बाजार को 20% गिरना जरूरी नहीं है, बाजार के अंदर ही अंदर अपने आप भी करेक्शन होते हैं। तो आप केवल इतना देखो कि आपका जो पोर्टफोलियो है, देखिए आमतौर पर ऐसा होता है 2-3 साल में जो बहुत चल जाता है उसका पोर्टफोलियो में वेटेज बढ़ जाता है। अच्छा, अपनी साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि भाई जो चल रहा है उसी में डालो। तो इससे क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत ज़्यादा डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पावर, ये सब आ गया होगा। और बैंकिंग, आईटी, लार्ज कैप, ये सब अपने आप ही कम हो गया। तो आपको मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो मैदान में है कि मैदान के बाहर हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी वहाँ पे है जहाँ पे गेम 1 साल पहले चल रहा था और पिछले 3 महीने में सब चेंज हो रहा है। तो आप खाली पोर्टफोलियो को अपना रिव्यू करो, सलील सर के साथ, इनके टीम के साथ, अंकुश जी के साथ, ये सबके साथ बैठ के अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो कि भाई अभी कहाँ पे गेम हो रहा है, अपना पोर्टफोलियो कहाँ पे होना चाहिए, उतना आप रिव्यू करो। पिछले साल जहाँ चल रहा था मार्केट, पहले तो लोगों का टेंडेंसी होता है कि जो 1 साल पहले चल रहा था उसी को एवरेज करते चले जाओ। नए सिरे से समझो मार्केट का। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, हर साल एक बार 10-15% गिरता है। अभी भी थोड़े समय के लिए गिरे, अभी कौन किसके ऊपर मिसाइल फेंकेगा हमको पूछ के तो नहीं करेगा ना भाई, इसका तो कोई रिसर्च नहीं होता है ना। हाँ, ऐसा रिसर्च होता है क्या कौन किसके ऊपर मिसाइल फेंकेगा? उसका रिसर्च कोई कर सकता है क्या? सब जगह पे लोकतंत्र नहीं है, सब जगह पे डेमोक्रेसी नहीं है ना। बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में जहाँ पे एक आदमी का दिमाग खराब हो गया हो, किसी के ऊपर भी कुछ भी फेंक के आता है, तो उसका तो रिसर्च नहीं कर सकते हम लोग। अब उसके वजह से 10-15% अपना टूट भी सकता है, तो उससे कुछ नहीं होता है। थोड़ा तेल ऊपर जाएगा, फिर कुछ गिरेगा, वो सब का आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। आप खाली अपना पोर्टफोलियो पे ध्यान दो और पोर्टफोलियो को आप थोड़ा बैलेंस में रखो। पिछले 2-3 साल में बहुत स्मॉल कैप, मिड कैप हो गया रहेगा, तो वापस सेंटर में लेके आओ। भाई आधे से ज़्यादा मार्केट लार्ज कैप है, आधे से ज़्यादा मार्केट स्मॉल कैप नहीं है। अगर आप फुटबॉल का गेम देखते हैं, फुटबॉल का गेम देखा है टीवी पे कभी? फुटबॉल का जो गेम होता है, ऐसा रेक्टेंगल बड़ा मैदान होता है, 90 मिनट का गेम होता है। 90 मिनट में से 60 मिनट बॉल कहाँ पे होता है बताओ मेरे को? सेंटर में होता है ना, पासिंग वासिंग होती है। 90 मिनट गेम पेनल्टी कॉर्नर में चलता है क्या? हाँ, तो अब समझो अभी पिछले 2-3 साल से ना गेम पेनल्टी कॉर्नर में ही चल रहा है। अभी धीमे धीमे वापस सेंटर में आ रहा है, तो आप भी सेंटर में आ जाओ। हर बार गोल मारना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा बीच में भी खेलना पड़ता है। और मार्केट का जो सेंटर है ना,
वो ये सब बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, लार्ज कैप यही सब है। मार्केट का सेंटर डिफेंस कंपनी नहीं है, वो मार्केट का 2% भी नहीं है, जबकि मार्केट का 60% यही है जो सब मैंने आपको बता दिया, जो 3 साल से कोई देख भी नहीं रहा है, आउट ऑफ फैशन है। जो आउट ऑफ फैशन होता है वही फैशन में आता है, जो फैशन में होता है वही आउट ऑफ फैशन जाता है। करेक्ट? तो पोर्टफोलियो को मैदान के बीच में रखो और फिर देखो क्या होता है। करेक्ट? क्योंकि मार्केट गिरे बिना भी बहुत बार करेक्शन होता है, जैसे पिछले 3 महीने में भारी करेक्शन हुआ है, लेकिन इंडेक्स गिरे बिना करेक्शन हुआ है। करेक्ट? सो ये सब चीजें मेरे को आपको बात कर रही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट। मार्केट में आप बने रहो, ऐसा कुछ मत करो कि मार्केट से आपको बाहर फेंक दिया जाए। मार्केट में बने रहो, ठीक से पार्टिसिपेट करो, और जैसा मैंने पहले भी बताया, पिछला 20 साल में तो लोगों ने अभी तक खाली ट्यूशन फी भरा है, आने वाले 20 साल में तो वाकई में एक्चुअली आपका फायदा होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी मत करो कि मार्केट से निकलना पड़े, लगे रहो खाली मार्केट में और पोर्टफोलियो को सेंटर में रखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आशीष सर, बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज थी और इससे ज़रूर हम लोग को नॉलेज बूस्ट होता है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम लोग का टेंडेंसी क्लियर होती है कि कैसे हम लोग को आगे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है। आशीष सर, वी आर हैविंग फ्यू क्वेरीज, कुछ ब्रॉडर क्वेरीज है, अगर आप उनको एड्रेस करते हैं। पहली जो क्वेरी है उसको तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में एड्रेस कर दिए थे, द क्वेरी वाज रिगार्डिंग FII's आउटफ्लो टू चाइना। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेरी, डिफरेंस ऑफ फ्यूचर PSU सेक्टर के जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, करंट मार्केट जो ग्रोथ दे चुका है उसके ऊपर आपका क्या इनपुट्स हैं? सी 2 चीज़ है। पहले ना जो आपने वैसे मैंने एड्रेस किया था, लेकिन चाइना के बारे में आपने जो बोला ना, उसके लिए मेरे को 1-2 चीज़ें और शेयर करनी है आपसे। देखिए, पिछले 3-4 सालों में जितने भी, अभी मैं इधर फिलोसॉफी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से सुनो और समझो उसको। पिछले 3-4 साल में जितने भी लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं ना, उनको क्या सीखने को मिला आप समझो। क्या सीखने को मिला वो ये है, जैसे इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी। पिछले 3-4 साल में, और डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र। तो पिछले 3-4 साल में जितने लोग दुनिया में शेयर बाजारों में पैसा लगाते हैं, उनको ये सीखने को मिला है कि पूंजीवादी होने के लिए लोकतंत्र होना जरूरी है। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखिए, जैसे रशिया का भी स्टॉक मार्केट था, दुनिया भर के लोग रशिया के स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते थे, लेकिन वो यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अभी इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें से रशिया को बाहर कर दिया। लोकतंत्र होता वहां पे तो ऐसा नहीं होता ना, एक आदमी तो जाके हल्ला करके दूसरी कंट्री को कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन जहां पे एक आदमी का कंट्रोल है वो तो कर सकता है। जैसे चाइना में क्या हुआ, इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट की 2 टर्म होती है। अब एक प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि नहीं भाई, हम ही को कंटिन्यू करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ का संविधान जो भी है, संविधान तो नहीं खैर, जो भी उनकी पॉलिसीज है उसको चेंज कर दिया। फिर उनको लगा कि भाई ये एडटेक है, गेमिंग है, ये सब जो सेक्टर्स में बाहर का पैसा लग रहा है, आपको पता है ना, वहाँ पे ट्विटर फेसबुक वगैरह नहीं चलता है। करेक्ट? आपको पता है आप वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं भेज सकते हो, राइट? गूगल वगैरह नहीं चलता है वहाँ पे, राइट? आपको पता है कि 2021 में एजुकेशन, गेमिंग, ये सब सेक्टर में बोला कि भाई, पहले उन्होंने बहुत पैसा उठाया उसमें, फिर बोला कि नहीं नहीं, ये सब सेक्टर में पैसा आएगा तो हमारी जनता पे इसका बुरा परिणाम पड़ेगा, तो उनको सबको बोला हटो, ये सब बंद करो, नहीं चाहिए। फिर पूरा रियल एस्टेट में, आज आपको पता है चाइना में उनकी जरूरत से 9 करोड़ घर ज्यादा बन गए हैं। कितना? जितना खपेगा नहीं उससे 9 करोड़ घर ज्यादा बन चुके हैं। समझ में है आपको? हमारे यहाँ पे घरों का क्या मामला है? इंडिया में हिस्टोरिकली लो इन्वेंट्री लेवल है। मतलब इंडिया में आने वाले, जिस रफ्तार से लोग घर खरीद रहे हैं ना, उसी रफ्तार से अगर घर खरीदते रहे और बिल्डरों ने नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो 12 से 13 महीने में सारे घर खप जाएंगे। ऐसा इंडिया में माहौल है। वहाँ पे क्या माहौल है? जरूरत से 9 करोड़ घर ज़्यादा है। मतलब यूके का पॉपुलेशन 6 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ है, उधर चाइना में घर 9 करोड़ एक्स्ट्रा है। ठीक है? फिर क्या हुआ? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जैक मा, उनकी IPO आने वाली थी, उनका IPO कैंसिल कर दिया, वो तो पब्लिक लाइफ से गायब हो गए। करेक्ट? तो ये सब चीज़ों से है ना, ये सब चीज़ों से बहुत परिणाम पड़ता है मार्केट के ऊपर।
अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी का जो प्रमोटर है वो समझो साइड पे हो जाते हैं तो मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और हमारा कंट्री देखो कैसा है, पिछले 15 साल में आप देखो हमारे कंट्री में, आपको पता है वोडाफोन है यहाँ पे। 15 साल पहले क्या हुआ था, एक हांगकांग की कंपनी है, उसने वो टेलीकॉम कंपनी को वोडाफोन को बेचा, ट्रांजैक्शन सिंगापुर में हुआ, उन्होंने इंडिया में टैक्स नहीं भरा तो हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। बोले भाई ट्रांजैक्शन तो सिंगापुर में हुआ, तुम क्यों टैक्स लगा रहे हो, ये तो आपके कानून में है ही नहीं। तो हमने कानून बदल दिया, बोले नहीं ले सकते टैक्स, कानून बदल दिया हमने। तो हमारे मार्केट पे भी इसका बुरा असर पड़ा कि भाई आप पुराने इनकम पे कैसे टैक्स लगा सकते हो, जो आपके कानून में है ही नहीं, कैसे कर सकते हो, तो बुरा परिणाम पड़ा। तो हमने अपना कानून बदल दिया, उनको टैक्स। तो क्या हुआ, एक कंपनी ने भारत की सरकार पे भारत के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और भारत की सरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई। ऐसा सब कंट्री में नहीं होता है भाई, समझो, सब कंट्री में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र होता है वहीं पे होता है, करेक्ट। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, समझा ना। अभी आप देखो क्या है, वो केस तो जीत गया, फिर वो स्पेक्ट्रम वाला आया, अब गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, समझा। आपको कितना चेंज हो गया, आप देखो कितना चेंज हो गया 15 साल में, राइट। सो ये सब चीज़ों का बाजार पे असर पड़ता है। तो चाइना का मार्केट पहले बहुत सस्ता हो गया, फिर गवर्नमेंट ने मार्केट में कुछ दखल किया, फिर मार्केट 20% उछल गया। भाई कोई भी मैच्योर कंट्री जो होती है ना, उसका मार्केट 7 दिन में 25% नहीं चलता है। अगर अपना मार्केट 7 दिन में 25% चल जाएगा तो उसका क्या मतलब निकालना चाहिए, आपने बताओ मेरे को। पहले तो आप खुश होंगे, समझ में आया मेरे को, लेकिन कोई मार्केट अगर 5-7 दिन में 25% ऊपर जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसका कोई फंडामेंटल कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ किसी ने अनाउंस कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कुछ दाम से ज़्यादा शेयर गिरेंगे तो हम कंपनियों को पैसा देंगे अपने शेयर खरीदने के लिए, तो उसकी वजह से चला ना भाई, फंडामेंटल की वजह से थोड़ी चला है। फंडामेंटल तो ये है कि भाई लोग बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी घट रही है उनकी, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, करेक्ट। सो शॉर्ट टर्म में कोई मार्केट में कुछ उछाल आने से अपना मार्केट पिट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर अपना मार्केट बहुत महंगा हो गया तो मैंने पहले ही बोला ना, साल में एक बार 10-15% गिरता ही है। वो चाइना हो चाहे इजराइल का वॉर हो, कोई ना कोई कारण कुछ भी होने दो, मार्केट में ऊंच नीच लगी रहती है। लेकिन इसका कोई मतलब निकालना जरूरी नहीं है कि भाई उधर चल गया तो अपना बैठ जाएगा, दैट इज नॉट कनेक्टेड, राइट। सेकेंड थिंग, सॉरी शिवेंद्र, आपका सेकेंड क्वेश्चन वाज ऑन, सी ये डिफेंस वगैरह जो है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जितना, सबसे पहले जब मैंने बोला कि मार्केट बहुत महंगा नहीं हुआ है अभी तक, तब मैंने क्या बताया, जितने शेयरों के दाम चलते हैं, जितने शेयरों के दाम चले हैं या जितना इंडेक्स चला है, उतना कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा है, करेक्ट। अब कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे मुनाफा 2 गुना बढ़ा है लेकिन शेयरों के दाम 10 गुना बढ़ गए। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पॉजिटिव प्रॉफिट आना चाहिए, वो प्रॉफिट आपके अकाउंटिंग एंट्री में नहीं, फ्री कैश फ्लो में आना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है ना, करेक्ट। अभी 2006-07 में भी ऐसा हुआ था, ऑर्डर बुक पे बहुत कुछ चल गया था। अभी वो सब कंपनियां मैं याद दिलाऊंगा, भूली बिसरी, आपके पोर्टफोलियो में है भी नहीं वो सब कंपनियां। लेकिन जो लोग 2006-07 में थे मार्केट में, उनको पता है कि जब ऑर्डर बुक पे सब चल जाता है फिर क्या होता है, करेक्ट। ऑर्डर बुक डज नॉट मीन फ्री कैश फ्लो। और किसी कंपनी का अगर 2 गुना प्रॉफिट बढ़ा और 10 गुना मार्केट कैप बढ़ गया तो भाई थोड़ा तो दम लेगा ना। रिटेल लिक्विडिटी जो है बहुत तेजी से एफआईआईस की एक्टिविटीज को ऑफसेट कर रही है कि, और कितना एफर्ट्स चाहिए रिटेल लिक्विडिटी को कि वो एफआईआई एक्टिविटीज को 100% न्यूट्रलाइज कर सके। नहीं देखिए, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है रिटेल का और एफआईआई का, ऐसा कंपटीशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए अपने को। और लिक्विडिटी भी ऐसा चीज़ है कि कोई किसी का कनपट्टी पे बंदूक रखे तो बोलता नहीं तेरे को ये लेना पड़ेगा करके। तो लिक्विडिटी ऐसा, मुझे क्या लगता है कि अपने यहाँ पे पिछले थोड़े सालों में 3 चीज़ें चेंज हुई है जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेशन है। पहला चीज़ ये हुआ है कि भाई पिछले 25 साल में ब्याज दर बहुत गिर गए। देखिए 25 साल पहले मैंने अपना करियर चालू किया ना, तो बाजार में लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे क्योंकि आरबीआई बॉन्ड 12% देता था, पीपीएफ 12% देता था, पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम 10% दे देता था, करेक्ट। तो जब गवर्नमेंट 10-12% दे रही है तो लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाएंगे। लेकिन पिछले 25 साल में कितना चेंज हुआ देखो आप।
अभी गवर्नमेंट बॉन्ड का दाम गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड 6.5% चल रहा है, बैंकों का डिपॉजिट रेट 6-7% चल रहा है। तो अभी क्या है कि रिटर्न बनाने के लिए रिस्क लेना जरूरी हो गया, पहला ये चेंज हो गया। दूसरा चीज, सारा का सारा चीज टेक्नोलॉजी और डिजिटाइज्ड हो गया। अब आपका रिसर्च किसी को पसंद है, आपका ऐप किसी को पसंद है, वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में आपका क्लाइंट बन सकता है। करेक्ट? पहले ऐसा नहीं था। आज यहाँ पे इतने जवान लोग हैं, आप इनको बोलो बेटा आपको 10% मिलेगा, आप पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, बोलेगा उसका UI UX खराब है, उधर जा नहीं सकता है। करेक्ट? तो आदतें बदल जाती है, डिजिटाइजेशन हो गया है, ब्याज दर बहुत गिर गए हैं। और अभी तो आपको मैंने वो चार्ट बताया था, उसमें आप देखो हर एज में 2.5 करोड़ लोग हैं। इंडिया में 21 साल की उम्र में 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, 22 साल के 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, 23 साल के 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं। हर एज में 2-2.5 करोड़ लोग हैं। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ लोग कमाना शुरू कर रहे हैं, अपने कुछ व्यवसाय में लग रहे हैं, कोई खुद का स्टार्टअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करेक्ट? तो ये सब कमाने लगेंगे। तो जब मैं कमाने लगा तो मेरी मदर ने मेरे को बोला था बेटा PPF का अकाउंट खोलो। आज जब लोग कमाने लगते हैं उनको लोग क्या बोलते हैं? SIP कर लो। करेक्ट? चेंज हो गया ना, कल्चर चेंज हो गया पूरा। So these were the questions. मैं एक पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे to give something to the investors, जो बाजार के पैनिक को हम कंट्रोल कैसे करें। That is the most important thing. इस पैनिक में जब हम लोग काफी हद तक कंट्रोल करते हैं, बाजार काफी नीचे आ जाता है, then out of the panic we exit. पैनिक करने का ही नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी जैसे मेला लगता है ना, मेला, तो मेला लगता है तो वो रोलर कोस्टर होता है ना। रोलर कोस्टर में गए हैं आप, रोलर कोस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? बड़ा वाला झूला? नहीं, झूला नहीं, मतलब वो आप बाहर कहीं जाते हैं ना, ऐसे गिर के नीचे जाता है, फिर पूरा ऐसा उल्टा घुमा देता है। देखा तो होएगा ना, गए रहेंगे वो उसमें। हिंडोला बोलते हैं सर। हाँ, हिंडोला। नहीं लेकिन पूरा 360 घूमने वाला है। तो आप समझो एक चीज, जब ये रोलर कोस्टर होता है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो कैसा मूड होता है लोगों का? ऊपर ऊपर जा रहा है, आपको पूरा शहर दिख रहा है। आप गलती से हांगकांग चले गए ना तो डिज्नीलैंड में पूरा दरिया दिखता है। हाँ, ऊपर जा रहा है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, आपको पूरा वो दिख रहा है। मेले में इधर से उतर के उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, वो देखा मेरा दोस्त चाट खा रहा है, सब दिखता है ना ऐसा। जब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, समझो अपनी बीवी के साथ है, दोस्त के साथ है, पार्टनर के साथ है, आप बैठे हैं, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपको लगता है बढ़िया किया यार, साल में एक बार तो आना ही चाहिए, अच्छा हुआ आया यहाँ पे, खुशी होती है, अच्छा लगता है। जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ऊपर के पॉइंट पे जब होता है, उसके बाद क्या होता है बताओ? नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तभी आपका मूड कैसा होता है? अरे यार तुम्हारे चक्कर में आ गए यहाँ पे, हमको तो आना ही नहीं था, अगली बार तो लाना मत हमको, तुम साला हम ही पैसा दे रहे, हमारा पानी पानी हो रहा है, ऐसा लगता है ना। जब आपको लगता है अरे भाई ये तो अभी बस ये रुके और मैं निकलूं यहाँ से, अगली बार तो लाना मत मेरे को, अभी धरती फटेगी, ये अंदर चला जाएगा। जब आप सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे ही है मार्केट में। मार्केट में जिस दिन कभी कभी लोगों को लगता है अपन ही भगवान है, उधर से समझ लेने का गया, और कभी कभी लोगों को लगता है अभी दुनिया खत्म होने वाला है, हम ही लोग डायनासोर है, उसके बाद क्या होता है? वापस चलता है। करेक्ट? तो ये सब मार्केट में है ना, ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाने का है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लिए, अपना हैसियत से ज़्यादा रिस्क ले लिए, पैसा मांग के पैसा लगा लिए। ऐसा रिस्क मत लो कि आप मार्केट से बाहर हो जाओ। ऐसा रिस्क मत लो कि भाई आपको रात को नींद नहीं आए। ऐसा रिस्क मत लो जो आप झेल ही नहीं सकते हो। करेक्ट? हिसाब से करो, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले 32-33 साल में 13-14% तो सेंसेक्स ही दे दिया है भाई। कुछ नहीं करने का 13-14% था, लेकिन लोगों का क्यों नहीं बनता है पता है? क्योंकि ऊपर में आते हैं लोग और नीचे में परेशान होके। आप ऐसा रोलर कोस्टर चाहते हैं जो आपको ऊपर ही ऊपर पकड़े रखेगा, अरे तो मजा नहीं आएगा ना यार। करेक्ट? ऊपर चढ़ोगे कैसे? नीचे आएगा तभी तो चढ़ोगे। करेक्ट? तो मार्केट भी रोलर कोस्टर के जैसा है, ज्यादा रिएक्शन नहीं देने का है। ऊपर रहेगा तो बहुत खुश, नीचे रहेगा तो बहुत डर गए, ऐसा नहीं। ऊपर हो या नीचे हो, लंबी सांस लो, कुछ मत कर पाओ, खाली बने रहो, मार्केट से बाहर नहीं जाने का।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।